बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की 10th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 का 7th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आज कोशिश की जाएगी कि आपको चैप्टर 1 के अंदर पूछे गए तमाम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको जो है वो समझाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने लेक्चर को। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पहला एमसीक्यू जो पूछा गया है वो क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बहुत सारी खसूसियात होती हैं सिवाय नीचे दी गई में से एक के। यानी कि ये जो चार आपको ऑप्शंस दी गई हैं ए बी सी डी, इनमें से एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं होता। तो वो कौन सा है? वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको दुरुस्त जवाब और उसकी रीज़न ही बस बताऊंगा। बाकी ऑप्शंस जो है वो जो गलत होंगे उनको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो में इतना ड्यूरेशन या इतना गुंजाइश नहीं होती। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की तमाम खसूसियात दी गई हैं नीचे चार ऑप्शंस में सिवाय एक के। एक गलत है, तो वो कौन सी है? पहली ऑप्शन, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती हैं। ए ऑप्शन कहती है कि प्रोडक्ट्स दोबारा कभी रिकम्बाइन नहीं होती और रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये बात क्या है? गलत है। तो जो पहला एमसीक्यू है उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है? वो ए है। प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स कभी भी दोबारा नहीं मिलती और रिएक्टेंट नहीं बनाती, ये गलत बात है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दोबारा मिलती हैं और रिएक्टेंट दोबारा बनाती हैं। दूसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। हमारा जो दूसरा एमसीक्यू है, इन द लाइम किल द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम किल के अंदर जो है ये रिएक्शन, इसका रेफरेंस दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, लाइम किल एक भट्टी को कहते हैं, किल भट्टी, जहां हम कैल्शियम कार्बोनेट या चूने के पत्थर को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका रेफरेंस दिया गया है और लाइम किल के लिहाज से पूछा गया है कि जब हम लाइम किल में या भट्टी में, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, उसी वजह से नाम पड़ा हुआ है लाइम किल। तो लाइम किल में जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सवाल ये है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, लाइम किल में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है, क्यों? तो इसका ऑप्शन बनता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड स्केप्स कॉन्टिन्यूसली। इसका सी ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ये मुसलसल निकलती रहती है, क्योंकि लाइम किल ओपन कंटेनर है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल बन के निकलती रहती है, गैसियस प्रोडक्ट जो हुई, तो इस वजह से फिर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमने पढ़ा था अपने लेक्चर्स में कि रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ क्लोज कंटेनर में होता है। लाइम किल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो चूंकि बाहर निकलती रहती है, इस वजह से फिर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तीसरा एमसीक्यू जो हमसे पूछा गया है वो है, फॉर अ रिएक्शन 2a + b gives us c। ये एक रिएक्शन दिया गया, 2a + b gives us 3c। ये एक रिएक्शन दिया गया है, 2a + b gives us 3c। तो पूछा क्या गया है, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दुरुस्त एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? अब आप जानते हैं Kc किस तरह लिखा जाता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखें यहाँ पर, ये है c और ये कोएफिशिएंट आपको पता है एक्सपोनेंट बन जाता है ओवर a। तो ये Kc का एक्सप्रेशन होगा, इसका प्रोडक्ट उसका एक्सपोनेंट, ये कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट बन गया। तो c⁻³ a⁻² और b, ये आपके पास जो है उसका Kc का दुरुस्त जो है वो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो आपने देखना है कौन सा इसमें से जवाब है। ये जवाब है डी। तो डी जवाब जो है वो आंसर आपका बनता है। जो चौथा एमसीक्यू है वो है, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब किसी सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आया हो तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। तो आपको पता ही है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम में आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो फिर उस लिहाज से आंसर क्या बनेगा, डी, रेट ऑफ फॉरवर्ड
एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। तो चौथे सवाल की ऑप्शन क्या बनेगी? डी। पांचवा एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अब देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन को कहते हैं, तो फिर ये बी ऑप्शन नहीं होगा। एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के लॉ ऑफ मास एक्शन, ए ऑप्शन ये भी नहीं है। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये तीनों पहली स्टेटमेंट एक्टिव मास के लिहाज से करेक्ट है। डी ऑप्शन यहां पर देखिए पांचवें में क्या लिखी हुई है, एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। ये जो डी ऑप्शन है एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, ये गलत है। एक्टिव मास टोटल मास नहीं होता, एक्टिव मास क्या होता है? कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। छठा एमसीक्यू, जो सिक्स्थ एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। केसी की वैल्यू आपके पास वो कहता है जी बहुत ज्यादा हो। जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो हमने थ्योरी के अपने आखिरी लेक्चर में पढ़ा था, इट मींस द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। केसी ज्यादा होने का मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। तो अब देखते हैं कौन सी सूटेबल ऑप्शन है। रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ए ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन बनता है रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। रिएक्शन मिक्सचर में तकरीबन सारी प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, इसीलिए केसी ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा हो तो केसी ज्यादा होता है। आगे चलते हैं जी सेवंथ एमसीक्यू की तरफ। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स। इसका ऑपोजिट ही है, जब केसी की वैल्यू बहुत कम हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जी प्रोडक्ट ना होने के बराबर हैं और रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है। तो यहां पर सेवंथ में डी ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। केसी कम होगा तो प्रोडक्ट बहुत कम होगी, केसी ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगी। तो छठे में केसी ज्यादा था, प्रोडक्ट ज्यादा थी। सातवें में केसी कम है तो प्रोडक्ट बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, इतनी कम कि आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आठवें एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मुनासिब मिकदार होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, यानी ये वो आखिरी ये जो तीनों एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के 3 पॉइंट्स हैं। तो ये उसमें से तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। जब केसी की वैल्यू आपके पास मॉडरेट होती है, दरमियानी सी होती है, नीदर वेरी लार्ज नीदर वेरी स्मॉल, तो उस वक्त आपने पढ़ा था कि कंपेरेबल अमाउंट में, मुनासिब मिकदार में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं। तो जब केसी की वैल्यू मॉडरेट हो ना, दरमियानी सी, तो फिर उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से यहां पर ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? सी, मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। नाइन्थ एमसीक्यू है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ये तो सिंपल सा है, रिपीट भी है, सी ऑप्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आपको पता है क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में सी ऑप्शन है, स्पीड्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। 10th एमसीक्यू, इन एन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, गौर से पढ़िए, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है? नहीं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो जाते हैं। आंसर है ए, नेवर एस्टैब्लिशेस, नेवर establishes। MCQ number 11, a reverse reaction is the one which speeds up gradually। D option, which speeds up gradually। रिवर्स रिएक्शन आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड अप होता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है? वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ती जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फिर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। डी ऑप्शन। 12वां एमसीक्यू हमारे पास है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। ये इतनी दफा आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को आपस में मिला के अमोनिया बनाया गया, ये रिएक्शन दिया गया है। इसके लिए केसी की वैल्यू भी लिखी हुई है, फिलहाल वो कंसर्न नहीं है हमारा।
व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इस रिएक्शन में वो कहता है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, N2 H2 NH3 या सारे। तो ऑब्वियसली आपको पता है इक्विलिब्रियम किस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये सब चीज़ें मौजूद होंगी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी। तो ये आपका आंसर होगा जिसमें ये तीनों हैं। तो आंसर बनता है हमारा बी, N2 H2 एंड अमोनिया तीनों ही मौजूद होंगे क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, वो सारे मौजूद रहते हैं। लास्ट एमसीक्यू 13वां हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ KCr। ये हमारे पास एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते हैं PCl5। सवाल ये है द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन आर, इस रिएक्शन के लिए Kc के यूनिट्स क्या होंगे। देखिए लिखते हैं हम Kc के यूनिट्स। Kc हमें पता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो ये हमने लिखा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। PCl5 की कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब। ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, ये आ जाएगा। यूनिट्स कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते तो डिनोमिनेटर से हम ऊपर ले जाएंगे इन यूनिट्स को, तो ये आपके पास मोल पर डीएम क्यूब जो है ये मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा और dm-3 क्या हो जाएगा, +3। ये आपके पास जो है वो आंसर बनेगा, मोल इनवर्स dm क्यूब। Kc बराबर हो जाएगा हमारे पास इसके। अब आप देखिए ये वाली ऑप्शन कहाँ पर है, मोल इनवर्स dm क्यूब, सी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के अंदर पूछे गए 13 MCQs। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब जो हैं एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर इररिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी चंद एक प्रॉपर्टीज बयान करें। तो हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर नंबर 2 में गालिबन इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। These are the reactions which proceed only in one direction। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, ये दोनों सिमतों में नहीं चलते। इनको हम लोग क्या कहते हैं, irreversible reactions। irreversible reactions give a few characteristics of them। इनकी चंद एक खुसूसियात बयान करें। एक तो भी मैंने आपको बताई, irreversible reactions proceed only in one direction, that is forward। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं, एक इनकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, इररिवर्सिबल रिएक्शंस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फुल हेडेड एरो। हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि इनको हम लोग जो है वो सिंगल फुल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें उस एरो की जो टेल होती है टुवर्ड्स रिएक्टेंट होती है और जो हेड होता है टुवर्ड्स प्रोडक्ट होता है। ये दूसरा उनका फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इररिवर्सिबल रिएक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इररिवर्सिबल रिएक्शन दे गो टू कंप्लीशन। अगर इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए तो दे डू गो टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाते हैं। देयर अल्टीमेट गोल इज कंप्लीशन। इनका जो फाइनल गोल होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीशन होता है। इनमें प्रोडक्ट कभी रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट नहीं बनाते। प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स अगेन। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शंस को कंप्लीट रिएक्शंस भी कहा जाता है क्योंकि अगर इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए तो ये कंप्लीट भी होते हैं। तो ये चंद एक इनकी फीचर्स थी। मजीद डिटेल्स के लिए आप हमारे लेक्चर नंबर 2 को दोबारा सुन सकते हैं, वहाँ आपको और डिटेल से पता लगेगा। एक आध एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा यहाँ पर इररिवर्सिबल रिएक्शंस की, जो हम ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 2 में दे चुके हैं। जिस तरह कंबस्शन रिएक्शंस थे, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल आपको कहा था कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है
पेट्रोल गाड़ी के अंदर जब हम बर्न करते हैं तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि वो जब पेट्रोल बर्न होने के बाद ख़त्म हो जाता है तो वी कैन नॉट गेट इट बैक, हमें वो वापस नहीं मिलता। तो ये एक उसकी कॉमनेस्ट एग्जाम्पल भी है। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जी। दूसरा है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या मुराद है? आपकी किताब के पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है, जहां स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फर्क है उससे ऊपर ये डेफिनेशन दी हुई है। किसी रिएक्शन के दौरान जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं एंड देन देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कंसेंट्रेशन, डेंसिटी और कलर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, तो फिर उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आगे दो तरह का होता है, आपको पता है, स्टैटिक और डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम केमिकल क्या है? एक स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, और फिर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की चीज़ की भी कंसंट्रेशन वगैरह में कोई चेंज नहीं आता और वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसे कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो क्या है? गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ खुसूसियात बयान करें। क्वेश्चन 1 है, उसको उलट कर लें, उसका उलट लिख लें, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अगेन लेक्चर नंबर 2 हमारा, वहाँ डिटेल में हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का कंपैरिजन। तो हल्का सा फिर ब्रीफ कर देता हूँ, मजीद तफसील के लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 2 दोबारा देख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उनकी चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स 3-4 में बोलता हूँ आपके सामने। रिवर्सिबल रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी होते हैं। दूसरा, रिवर्सिबल रिएक्शंस दे नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स देन अगेन फॉर्म रिएक्टेंट्स, वो दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स बनाती रहती हैं। 3 प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी, रिवर्सिबल रिएक्शंस को आप 2 हाफ हेडेड एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी आपको बताया था 2 हाफ हेडेड एरोज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 हाफ हेडेड एरोज से ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फिर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? इनकी हतमी मंजिल जो होती है वो क्या है? इनकी जो मंजिल होती है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो ये चंद एक खुसूसियात थी रिवर्सिबल रिएक्शंस की। आगे 1-2 मिसालें लिख दीजिएगा, पूरी किताब चैप्टर भरा हुआ है इससे। कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोज होना कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में इन अ क्लोज कंटेनर, H2I2 का मिलकर 2HI बनाना, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड? डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में कैसे इस्टेब्लिश होता है? जब कभी भी कोई रिएक्शन करवाया जाता है तो हमने पढ़ा था इन द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता रहता है? कम। इसी तरह किसी रिएक्शन में इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? कम। और आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता रहता है? तेज। अल्टीमेटली देयर कम्स अ टाइम when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of a reverse reaction. So during a reaction when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of a reverse reaction then dynamic equilibrium is established. उस वक्त फिर dynamic equilibrium establish होता है। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है, why at equilibrium state reaction does not stop? equilibrium state पे रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है? अब देखिए, dynamic equilibrium किस रिएक्शन की प्रॉपर्टी है? केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों सिम्टों में चलता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। चूंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है जो फॉरवर्ड भी चलता है और रिवर्स भी चलता है, इसलिए फिर वो कभी रुकता नहीं है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन इसलिए नहीं रुकता कि वो रिएक्शन दोनों सिम्टों में चल रहा होता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, बट एट इक्वल रेट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे? इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से क्यों आ सकता है? यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं फॉरवर्ड या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएं, तो इक्विलिब्रियम दोनों सूरतों में आ सकता है। तो वो कहता है क्यों, व्हाई?
अगेन वेरी सिंपल आंसर, इक्विलिब्रियम is the property of a reversible reaction. Reversible reactions proceed in both directions, forward as well as reverse. तो चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों सिमतों में चलते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, इसलिए उनमें इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन से भी आ सकता है और इस डायरेक्शन से भी, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी, क्योंकि वो दोनों सिमतों में प्रोसीड करते हैं। यानी मसलन अगर आप HI को कन्वर्ट करें H2 और I2 में, तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, और H2 और I2 को मिलाकर HI बनाएं तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है और रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों सिमतों में प्रोसीड करता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या ताल्लुक है? लॉ ऑफ मास एक्शन, उसका इब्तदाई पैराग्राफ लिखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant. अगर किसी रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और अगर किसी रिएक्टेंट का एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय CM गर्लबर्ग एंड P वोग्या। तो ये उनके मुताबिक जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। अगेन देखिए, पहले इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं तो ये 2 हैं, ये हाइड्रोजन 2 3 द 6, तो यहाँ 3 लगाएं। ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब Kc इस रिएक्शन के लिए आपने जो है वो लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की कंसंट्रेशन के। N2 कंसंट्रेशन, H2 कंसंट्रेशन, उसका क्यूब। यहां से ये जब आप इक्वल में बदलेंगे तो आपने पढ़ा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू N2 इंटू H2 क्यूब, ये बन गया। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर आप लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह लें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी मोलर कंसेंट्रेशन के। यहां से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR इंटू NH3 ट्वाइस, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपने पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये दोनों इक्वल कर दें, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू दिस KF इंटू N2 इंटू H2 क्यूब इज इक्वल टू KR इंटू NH3 ट्वाइस। KF ओवर KR, इसको इधर ला के डिवाइड कर दें, KF ओवर KR इज इक्वल टू NH3 ट्वाइस ओवर N2 H2 क्यूब। KF ओवर KR आपको पता है किसके बराबर होता है? KC के। तो इस रिएक्शन के लिए KC का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो Kc का एक्सप्रेशन होगा। Kc इज इक्वल टू दिस NH3 ट्वाइस N2 एंड H2 का क्यूब। तो ये Kc बराबर है इसके, यहां तक आपने डेरिवेशन करनी है। Kc इज इक्वल टू दिस, ये आपका जो है वो Kc का एक्सप्रेशन होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। 9th शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। इसी तरह पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स लिखें और इसी तरह सॉल्व कर दें जैसे ये है। मैं आपको एक ब्रीफ तरीका भी बताता हूँ, शॉर्ट तरीका भी। इस तरह पूरा स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, और आप हमारा पुराना लेक्चर भी देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने जो है वो ये एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू राइट दी Kc वैल्यू। तो किसी के लिए Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो आप मजीद तफसील के लिए वहाँ भी देख सकते हैं। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो अब 9th वाला इसी तरह ही है, H2I2 2HI, H2 plus I2 gives us 2HI।
ये एक शॉर्ट वर्जन है, के सी बराबर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये स्क्वायर बन जाएगा ओवर रिएक्टेंट H2 इंटू I2। तो ये आपके पास फाइनल केसी का एक्सप्रेशन आएगा। आप इस तरह पूरे स्टेप करके कर सकते हैं, ठीक है जी, और इस तरह आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह एक और पूछा गया है इसी में, CO प्लस 3H2, CO प्लस 3H2 गिव्स अस CH4 प्लस H2O। अगेन आपको पता है केसी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CH4 एंड H2O, और रिएक्टेंट क्या है, CO और H2 का क्यूब। तो ये आपके पास जो है वो H2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये केसी का फाइनल एक्सप्रेशन होगा। इसके लिए भी आपको दोबारा बता रहा हूं कि पिछले की तरह, जिस तरह पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने तमाम स्टेप्स किए थे, आप उस तरह कर सकते हैं, और करना भी उसी तरह चाहिए। मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। मैंने आपको चूंकि वो एक्सप्लेन कर दिया है और लेक्चर पहले में भी काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने आपको ज़रा शॉर्ट करके एक डायरेक्ट आंसर बता दिया है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ऐसे। 10वें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन का तयन कैसे किया जा सकता है, पेशगोई कैसे की जा सकती है। ये आपने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ QC एंड KC। हम किसी भी रिएक्शन में कंपैरिजन करके QC और KC का बता सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा। हम क्या करेंगे, किसी खास इंस्टेंट पे QC की वैल्यू निकालेंगे उस रिएक्शन मिक्सचर के लिए। तो आपने उसके एंड पे पढ़ा था, इफ QC इज लेस देन KC द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ QC is greater than KC, the reaction will move in reverse direction. And if QC and KC are equal, it means the reaction is at equilibrium. So we can predict the direction of reaction by comparing the values of QC and KC. तो ये आपने सिर्फ उस बहस का कंक्लूजन लिखना है जो आप ऑलरेडी कर चुके। 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। आपको कैसे पता लगेगा कि किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। अगेन वेरी सिंपल, QC, आप उस रिएक्शन मिक्सचर के लिए QC यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ QC बिकम्स इक्वल टू द KC फॉर दैट रिएक्शन, इट मींस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा अगर उसके KC की वैल्यू और QC की वैल्यू क्या है, इक्वल निकलेगी। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इट मींस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। 12वें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम एट वंस। उस रिएक्शन की कुछ खूबियां बयान करें जिसमें इक्विलिब्रियम फौरन आ जाता है। इक्विलिब्रियम फौरन आने का मतलब क्या है, थोड़ी ही देर अभी आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे रिएक्शन की चंद खूबियां बयान करें। देखिए, पहली खूबी बहुत सिंपल सी है, मतलब ये अगर किसी रिएक्शन में फौरन इक्विलिब्रियम आ जाता है, इमीडिएटली इक्विलिब्रियम आ जाता है, इट मींस नंबर 1, द रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल, दे डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट मच। वो ज्यादा प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। जब वो ज्यादा प्रोडक्ट में तब्दील होते ही नहीं, इसीलिए फौरन इक्विलिब्रियम आ जाता है। थोड़ी सी प्रोडक्ट बनती है और फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है और उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इट मींस पहली प्रॉपर्टी ये है, द रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल, they do not get converted into the product। आप ऐसे भी कह सकते हैं, products are very reactive, they get converted back into the reactant immediately। तो इसलिए फिर ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, फौरन जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। दूसरी बात, ऐसे रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू क्या है, बहुत कम। ऐसे रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू बहुत कम है। चूंकि KC की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनती और जल्दी ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं किसी ऐसे रिएक्शन की जिसमें इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप कह लें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। प्रोडक्ट बहुत अनस्टेबल है, रिएक्टेंट में फौरन कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे कह लें। और ऐसे रिएक्शन के लिए KC बहुत कम होता है, KC की वैल्यू बहुत कम होती है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ रिएक्शन कोशेंट QC फॉर अ रिएक्शन इज मोर देन KC, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये पहले भी हम कर चुके हैं। अगर वो कहता है किसी रिएक्शन के लिए QC ज्यादा है KC से, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, अगर QC ग्रेटर देन KC होगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स।
रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स, वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास, एन इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री बनाई गई जिसकी बेस रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इट फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, कमर्शियल लेवल पे, तिजारती पैमाने पे वो ज़्यादा प्रोडक्ट ना बना सकी। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट। तो क्या आप बुनियादी वजूहात बता सकते हैं केमिस्ट होने के नाते कि ऐसी क्या गलतियां हुई हैं कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सके। पहली बात, सवाल के अंदर इसका जवाब दिया जा चुका है, इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। जो इंडस्ट्री लगाई गई थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर लगाई गई थी। चूंकि उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता था, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता था तो इट मींस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे, तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते थे। इस वजह से चूंकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते थे, हम ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल ना कर सके। दूसरी बात, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास जो है वो इंडस्ट्री जिसमें हमने इस्टेब्लिश किया था रिवर्सिबल रिएक्शन, कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि अगर थोड़ी सी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो, आप प्रोडक्ट रिमूव कर लें, अगर आप प्रोडक्ट रिमूव कर लें रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्ट और बन जाएगी। तो इस तरह, या टेम्परेचर, प्रेशर, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगेन ये बहस फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर में है, ली शैटलेर प्रिंसिपल, वहाँ मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात सिंपल है, चूँकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपको प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल नहीं होती। दूसरा, रिएक्शन कंडीशंस का ख्याल रखा नहीं जा रहा। जो केमिस्ट हजरात हैं, तो वो जो केमिस्ट साहब हैं, वो रिएक्शन कंडीशंस का ख्याल नहीं रख पा रहे कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उस रिएक्शन को ज़रा फॉरवर्ड कर सकें। तो इस वजह से फिर वो नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।